जयान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए चुप्पी साध ली। उसने अभी अभी एल्डरली की नाड़ी जांची थी और उनकी जीभ और आंखों की पुतलियों का निरीक्षण किया था। उसने संक्षेप में यह निर्णय लिया कि यह जहर विभिन्न प्रकार के विषों का मिश्रण है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले एरोमेटिक कॉइलिंग सिल्क के साथ किया था। जयान में ये क्षमता नहीं थी कि वह एक एक करके प्रत्येक प्रकार के जहर को अलग अलग निकाल सके। उसके पास केवल प्योर स्पिरिट पाउडर और अन्य अनूठे तरीकों का सहारा लेने का विकल्प था। ये सोचते हुए जयान ने चुपके से उन अन्य डॉक्टर्स की शाप दी जिनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे जहर को निकालने की कोशिश करें और केवल दिखावा करते हुए जांच कर रहे थे, जिससे ये कठिन समस्या अकेले जयान पर आ गई। कुछ समय बाद एल्डर झाओ और अधिक नहीं रोक पाए और उन्होंने पूछा, तुम छोटे बच्चे, क्या तुम एल्डरली को बचा सकते हो या नहीं? कुछ तो कहो। एल्डर झाओ, आप बहुत अधीर हैं। क्या आप नहीं देख सकते कि डॉक्टर जयान समाधान सोचने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा धैर्य रखें। जयान के जवाब से पहले सेक्ट लीडर माँ, जो पास खड़े थे, ने एक बार फिर जयान के सहयोगी होने का दिखावा किया और एल्डर झाओ का मजाक उड़ाया। एल्डर झाओ ने तर्क करने के लिए मुंह खोला, लेकिन जयान ने उसे बोलने ही नहीं दिया। उसने हल्का खांसी की, जिससे आगे की बातचीत रुक गई। जयान की खांसी ने कमरे में मौजूद लोगों के चेहरे पर आश्चर्य का भाव ला दिया। इस समय जयान को याद आया कि उसकी उम्र केवल 17 साल थी, लेकिन किसी हद तक हास्यास्पद ढंग से उसकी खांसी एक बूढ़े आदमी जैसी थी। हालांकि स्थिति की विडंबना मायने नहीं रखती थी। उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था और अब वह उस जोड़ी की बहस सुनना नहीं चाहता था। यह विभिन्न विषयों का मिश्रण है जो इसे निकालना बहुत कठिन बनाता है। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं इस जहर को पूरी तरह से निकाल दूं, लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूं। जहर को निकालने की प्रक्रिया जोखिम भरी है और इससे एल्डरली की मृत्यु भी तेज हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आगे बढ़ाऊं? जयान ने थोड़ी असहजता दिखाते हुए अपनी बात खत्म की। जयान के लिए यह बेहतर था कि वह जहर निकालने की कोशिश न करे, क्योंकि उसके सफल होने की संभावना बहुत कम थी। जयान के शब्दों ने परिवार के सदस्यों को एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। कोई भी तुरंत सहमत होकर उसे जहर निकालने की अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन वे जानते थे कि एल्डरली को बचाने में जयान के अलावा कोई और डॉक्टर सक्षम नहीं था। कुछ समय बाद एल्डरली की पत्नी लेडी ली ने अचानक पूछा, डॉक्टर जयान, मेरे पति को बचाने में आपकी सफलता की दर कितनी है? 50%, जयान ने बिना हिचकिचाए कहा। बहुत अच्छा। डॉक्टर जयान, कृपया अपने सर्वोत्तम प्रयास करें। अगर मेरे पति के साथ कुछ होता है तो ये ईश्वर की इच्छा होगी। मैं कभी भी आपको दोष नहीं दूंगी, डॉक्टर जयान। लेडी ली ने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णायक रूप से निर्णय लिया, जो जयान के लिए अनपेक्षित था। बहन, क्या आप फिर भी विचार नहीं करेंगी? मुझे लगता है ये बेहद जोखिम भरा है, खासकर इस युवा डॉक्टर के लिए। एल्डर झाओ थोड़ा चिंतित हो गए और लेडी ली को बहुत जल्दबाजी करने से रोकना चाहते थे। मैंने इसे पूरी तरह सोच समझकर तय किया है। अगर डॉक्टर जयान जहर नहीं निकालेंगे तो मेरे पति की रात तक जिंदगी नहीं बचेगी। भले ही 50% संभावना ही क्यों न हो, जोखिम क्यों न उठाया जाए। लेडी ली ने अपना सिर झुकाते हुए धीरे से कहा। यह एल्डर झाओ एक शब्द भी नहीं कह पाए। जयान ने संक्षेप में अन्य व्यक्तियों की ओर देखा और ये देखते हुए कि उन्होंने लेडी ली के निर्णय का विरोध नहीं किया, उसने अपनी औषधि के बैग से एक हरे रंग की चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। बोतल से उसने एक लाल औषधि की गोली निकाली। किसी को एक कटोरी गुनगुना पानी लाकर इस गोली को उसमें घोलने को कहो और एल्डरली को ये पिलाई जाए। मैं जा रही हूँ, एक स्पष्ट और मधुर आवाज ने कहा, और जयान के बोलने से पहले ही उत्तर देने के बाद लाल आंखों वाली झांक शियुएं, जो पहले किनारे पर खड़ी थी, बाहर जाने लगी। ली फेयू ध्यान भंग होकर उसे पीछे पीछे जाने लगा। इससे जयान को ली फेयू के प्रति अनियंत्रित तिरस्कार महसूस हुआ। कुछ समय बाद झांक शियुएं खाली हाथ, हताश चेहरे के साथ वापस आए। ली फेयू उसके ठीक पीछे सावधानी से एक छोटी सफ़ेद चीनी मिट्टी की कटोरी पकड़े हुए आया। कमरे में मौजूद लोग इस दृश्य को देखकर अपने हृदय में एक हल्की मुस्कान रोक नहीं पाए। उनके चेहरे जयान की ओर नए सम्मान के साथ चमकने लगे। केवल एल्डर झाओ अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह नहीं बदल पाए। उन्होंने नाक से एक नर्म हेंग की आवाज़ निकाली, लेकिन उनका चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। जयान ने बिना किसी अतिरिक्त उपाय के जहर को कम होते देखा, और ये देखकर खुद वह भी आश्चर्यचकित हो गया। प्योर स्पिरिट पाउडर की प्रभावशीलता ने उसकी उम्मीदों से अधिक परिणाम दिया था। उसका अगला विचार ये था कि शायद एल्डरली में मौजूद जहर उतना शक्तिशाली नहीं था जितना उसने सोचा था। ये सकारात्मक विकास देखकर जयान को कुछ चिंता हुई, और इसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि उसने अभी अभी कहा था कि जहर को खत्म करने की प्रक्रिया में कुछ जोखिम है, लेकिन जहर आसानी से समाप्त हो गया। अन्य लोग ये सोच सकते थे कि उसने जानबूझकर उन्हें धोखा दिया, जो उसके लिए अपमान की बात होती। दूसरा कारण ये था कि अगर प्योर स्पिरिट पाउडर जहर को इतनी आसानी से खत्म कर सकता है, तो यह उसके अपने शरीर में मौजूद जहर को क्यों नहीं ठीक कर पाया। ये सोचकर वह और अधिक क्रोधित और चिंतित हो गया। जयान ने चुपचाप अपने अंदर शाप दिया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी।
एक औषधि देवता के रूप में अपनी छवि बनाए रखने के लिए उसे ऐसा अभिनय करना पड़ा मानो उसने सब कुछ पहले से ही योजना अनुसार किया हो। जयान की शांत और संयत उपस्थिति ने वहां मौजूद सभी लोगों को भ्रमित कर दिया, जिससे उन्हें यह विश्वास हुआ कि औषधि की गोली की प्रभावकारिता पूरी तरह जयान की उम्मीदों के अनुसार है, और इससे उनके भीतर जयान के प्रति और अधिक श्रद्धा और प्रशंसा जाग उठी। सेक्ट लीडर माँ ने अत्यंत खुशी और हल्के स्वर में मुस्कुराते हुए ऐसा भाव दिखाया मानो जयान पहले से ही उनके अधीनस्थ हो, और यह सोचकर कि इस समय वह व्यक्ति है जो जयान का समर्थन सबसे अधिक प्राप्त करने वाला है, वह खुलकर और स्वतंत्र रूप से हंसा। लेकिन थोड़े ही समय बाद स्थिति में अचानक बदलाव आ गया। अच्छा नहीं, झांग शियुए ने भयभीत होकर चिल्लाया। चाचा के चेहरे पर काला वायुमंडल फिर से उभर रहा है। इन शब्दों ने सभी को हक्का बक्का कर दिया। कुछ लोग तत्काल एल्डरली के पास दौड़े और उन्हें नजदीक से देखने की कोशिश की। एल्डर झाओ भी उनमें शामिल थे। झांग शियुए की बात सुनकर जयान का दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन वह तुरंत भीड़ में शामिल नहीं हुआ। उसने केवल गंभीरता से बिस्तर के पास जाकर स्थिति का अवलोकन करना शुरू किया। लेडी ली एक सूक्ष्मदर्शी और सटीक दृष्टि वाली महिला थी, और उसने जल्दी से 2 जूनियर्स को बिस्तर से हटने और जयान के लिए जगह बनाने के लिए बुलाया ताकि वह चिकित्सा निरीक्षण कर सकें। जयान ने देखा कि बिस्तर के पास पर्याप्त जगह है, और शांतचित होकर आगे बढ़ते हुए स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच करने लगा। लगभग आधे अगरबत्ती के जलने जितने समय के बाद जयान ने निश्चित किया कि जहर पूरी तरह से नहीं निकला है। एल्डरली के चेहरे पर हल्का और अस्पष्ट काला वायुमंडल अब भी मौजूद था। अंतिम निर्णय तक पहुंचते हुए जयान ने थोड़ा सिर घुमाकर झांग शियुए की ओर देखा और सोचा कि यह युवा महिला पूरी तरह बेवजह शोर मचा रही थी। जयान की दृष्टि में थोड़ी नाखुशी झलक रही थी, जिसे लगातार झांग शियुए को घूर रहे ली फेयू ने देखा। उसने जयान की नज़रों का मुकाबला किया, यह जताने के लिए कि वह अपनी दिल की देवी को किसी तरह भी अपमानित नहीं होने देगा। जयान थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। उसे ये लगता था कि जब ली फेयू प्रेम के जाल में फंस जाता है तो वह अपने प्रिय को अपने मित्रों से अधिक महत्व देता है। जयान ने फिर से अपना संयम लौटाया और एल्डरली की स्थिति का निरीक्षण जारी रखा, और उस सरल और स्वभावहीन व्यक्ति की बातों से विचलित नहीं हुआ जो इतनी आसानी से किसी महिला के प्रभाव में आ गया था। एल्डरली के चेहरे पर बचे हुए काले वायुमंडल के अलावा उनके शरीर पर जहर के धब्बे, जो अब सोयाबीन के आकार तक पहुंच गए थे, उसी आकार में बने रहे और छोटे नहीं हुए। शरीर में बचे हुए जहर के कारण एल्डरली अभी भी बेहोश थे। वर्तमान स्थिति देखकर जयान जान गया कि अब उसे अपनी बैकअप योजना लागू करने का सही समय है, और उसे अब अपने द्वारा कही गई झूठी बातों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल उपयुक्त समय था कि वह अपनी दूरदर्शिता दिखाए। एक पानी की बाल्टी लेकर आओ, जयान ने एक निस्संदेह स्वर में कहा। इस बार यह काम झांग शियुए पर नहीं पड़ा। मारोंग तुरंत बाहर दौड़े, इससे पहले कि कोई और प्रतिक्रिया दे पाता। जयान ने मुंह मोड़कर गंभीर स्वर में एल्डकियान और सेक्ट लीडर माँ से कहा, अगले चरण में मुझे आप दोनों की सहायता की आवश्यकता होगी। अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके आप एल्डरली के शरीर में मौजूद जहर को कुछ मुख्य अकुपॉइंट्स की ओर प्रवाहित करेंगे। फिर मैं सुई तकनीक का प्रयोग कर रक्त प्रवाह को नियंत्रित करते हुए जहर को बाहर निकालूंगा। क्या आप दोनों इसे संभाल पाएंगे? सेक्ट लीडर माँ की आंखों में अनिश्चितता झलक रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी सहमति दे दी। वहीं एल्डकियान ने सीधे और ठंडे स्वर में सिर हिलाकर सहमति जताई। आपको विशेष रूप से ये 2 लोग क्यों चाहिए? क्या मैं सहायता करने के योग्य नहीं हूँ? एल्डर झाओ ने असंतोष व्यक्त किया, मानकर कि जयान ने उनकी क्षमता को कम आंका। जयान ने चुपचाप सांस ली और इस जिद्दी व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया। एल्डर झाओ, आपके मिश्रित सकुलर हैंड में बाहरी मार्शल आर्ट तकनीकें अधिक हैं। इसलिए आंतरिक शक्ति की शुद्धता के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि सेक्ट लीडर माँ और एल्डकियान इस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त हैं। जयान ने धैर्य और गर्मजोशी भरे स्वर में कहा। ये एल्डर झाओ जयान की तर्कपूर्ण बात सुनकर कुछ कह नहीं पाए। जयान ने अब इस मूर्ख व्यक्ति के प्रति कोई रोष महसूस नहीं किया और कमरे में मौजूद अन्य लोगों से आदेशात्मक स्वर में कहा, सेक्ट लीडर माँ और एल्डकियान को छोड़कर कृपया सभी बाहर चले जाएं। एल्डरली से जहर निकालने की यह विधि किसी के देखने योग्य नहीं है। इसमें पूर्ण मौन आवश्यक है, इसलिए हमें किसी से बाधा नहीं होनी चाहिए। जयान के शब्द सुनकर कमरे में मौजूद लोगों को अपनी स्थिति हास्यास्पद लगी। लेडी ली ने सबसे पहले इसे समझा और आदरपूर्वक कहा, मैं अपने पति को आपकी देखभाल में छोड़ती हूँ। वह सबसे पहले चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। लेडी ली के उदाहरण को देखकर अन्य लोग चाहे तैयार हो या नहीं, धीरे धीरे सभी लिविंग रूम में वापस चले गए। मारोंग जब साफ पानी की बाल्टी लेकर लौटे तो जयान ने तुरंत उन्हें बाहर भेजा और कमरे का दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया, जिससे बाहर खड़े लोग एक दूसरे को आश्चर्यचकित और भ्रमित दृष्टि से देखने लगे। 15 मिनट बीत गए, लेकिन दरवाज़ा अब भी बंद था। भले ही भीड़ और कमरे के बीच केवल एक दरवाज़ा बाधा के रूप में था, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इस असामान्य मौन ने समाचार की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को बेचैन और असहज कर दिया। सबके मन में एक अनजानी चिंता सी छा गई।
यहाँ तक कि शांत दिखाई देने वाली लेडी ली भी हल्की बेचैनी महसूस करने लगी, और एल्डर झाओ, जो उग्र स्वभाव के थे, बार बार लिविंग रूम में चलते रहे। जब लिविंग रूम में मौजूद लोगों का धैर्य पूरी तरह समाप्त हो गया तो कमरे का दरवाज़ा अचानक गाजी की आवाज़ के साथ खुल गया। भीड़ अपने आप में झुकी और तुरंत ध्यान एक जगह केंद्रित कर लिया। माहौल तुरंत गंभीर और हल्की बेचैनी से भर गया। जयान शांति से बाहर निकले। उनके चेहरे पर थकान स्पष्ट थी, लेकिन भीड़ को देखते ही उन्होंने हल्की मुस्कान दी। सब ठीक है, बचे हुए जहर को पूरी तरह से निकाल दिया गया है और अच्छी नींद के बाद एल्डरली कल किसी समय होश में आ जाएंगे। जयान ने ये शब्द आत्मविश्वास के साथ कहे। वास्तव में उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जहर निकालने की प्रक्रिया इतनी सुगमता से बिना किसी समस्या के पूरी हो जाएगी। ये सुनकर लेडी ली और अन्य लोग एक एक करके मुस्कुराने लगे। उनकी पहले की उदासीनता पूरी तरह से गायब हो गई। कुछ उतावले लोग अंदर झांकने की कोशिश करने लगे, लेकिन जयान ने हाथ बढ़ाकर सभी को रोक दिया। एल्डरली का शरीर वर्तमान में बहुत कमजोर है। ज़्यादा लोग या तेज़ आवाज़ से जहर के निकास में बाधा पड़ सकती है। सेक्ट लीडर मा और एल्डर कियान ने अपनी आंतरिक शक्ति का बहुत उपयोग किया है और अब अपनी श्वास को पुनः समायोजित कर रहे हैं। इसलिए जितना कम लोग अंदर आएं, उतना बेहतर है। सबसे अच्छा होगा यदि लेडी ली ही अंदर जा सकें, जयान ने गंभीर स्वर में लेडी ली से कहा। यह सुनकर लेडी ली के मन में और कोई विचार नहीं आया। उन्होंने शीघ्र ही सिर हिलाया और जयान का धन्यवाद व्यक्त किया। वह जल्दी से कमरे में अपने पति को अपनी आंखों से देखने के लिए चली गई। जैसे ही लेडी ली कमरे के भीतर दाखिल हुई, उनकी नाक में एक तीखी और सड़ी सी गंध भर गई और उनकी दृष्टि तुरंत उस दृश्य पर जा टिकी जहां सेक्ट लीडर मा और एल्डर कियान दोनों बिस्तर के सामने पालथी मारकर बैठे थे, आंखें बंद किए हुए अपनी सांसों को समरस करने की प्रक्रिया में लीन थे, जबकि उनके बीच रखे एक पात्र में भरा काला रक्त भयानक दुर्गंध फैला रहा था। और जयान के कथन के अनुसार अत्यधिक आंतरिक शक्ति खर्च करने के कारण दोनों के चेहरे कुछ अदेखी पीले और थके हुए प्रतीत हो रहे थे। ये दृश्य देखते ही लेडी ली का हृदय उन दोनों पुरुषों के प्रति गहरे कृतज्ञ भाव से भर गया, क्योंकि यद्यपि वह स्वयं किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट नहीं जानती थी, फिर भी अभी अभी जो कुछ उन्होंने देखा और सुना था, उससे वह ये भली भांति समझ चुकी थी कि इस समय उन्हें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डालना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने कदमों को और धीमा कर लिया और अत्यंत सावधानी से बिस्तर के समीप पहुंचकर चादर के भीतर लेटे व्यक्ति की ओर देखने लगीं। उनकी दृष्टि में केवल इतना आया कि एल्डरली गहरी और शांत नींद में सो रहे थे। उनकी भौहों के बीच जो असहनीय पीड़ा का भाव पहले मौजूद था, वह पूरी तरह मिट चुका था। यद्यपि उनका चेहरा अभी भी कुछ हद तक हरा पीला दिखाई दे रहा था, परंतु वह काली की अब पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी और शरीर पर मौजूद जहर के धब्बे भी गायब हो चुके थे। केवल अत्यंत सूक्ष्म निशान बचे थे जो मानवीय आंखों से लगभग अदृश्य थे। ये देखकर कि जहर लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लेडी ली अपने आंसुओं को रोक न सकीं और प्रसन्नता से रो पड़ीं, किंतु कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और यह स्मरण किया कि उन्हें वापस जाकर जयान का धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्वयं को संभाला और चुपचाप बैठक की ओर लौटने लगीं। जैसे ही वह एल्डरली के कमरे से बाहर निकलीं, लोग उन्हें चारों ओर से घेरकर अंतहीन प्रश्नों की बौछार करने लगे, जिसके कारण उन्हें जयान से मिलने का अवसर तक नहीं मिला। और तभी उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जयान वहां उपस्थित ही नहीं थे, जिससे उन्होंने तुरंत मारोंग और अन्य लोगों से पूछ लिया कि वह कहाँ चले गए। उनका उत्तर सुनकर लेडी ली को ज्ञात हुआ कि जयान ने जाते जाते एक पुनर्जीवन औषधि लिख दी थी और बिना एक पल भी रुके अत्यंत सहजता से वहां से विदा हो गए थे। ये सुनकर लेडी ली काफी देर तक कुछ कह नहीं पाईं, किंतु अपने हृदय में उन्होंने एक दृढ़ निर्णय ले लिया कि जैसे ही एल्डरली का शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, वह स्वयं अपने पति के साथ जयान के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देंगी और उनके जीवन रक्षक कार्य के लिए उन्हें भारी धनराशि भेंट करेंगी। लेडी ली यह नहीं देख पाईं कि उस घर से औषधि देव जयान के अतिरिक्त एक और व्यक्ति भी गायब था, क्योंकि ली फेयू, जो सामान्यतः झांग शियुए की छाया की भांति उसके पीछे पीछे रहता था, इस बार वहां ठहरा ही नहीं। नगर की एक सुनसान सी पगडंडी के किनारे एल्डरली के घर से अभी अभी निकला जयान घनी और हरी भरी वृक्ष की छाया में घास पर लेटा हुआ था, दोनों हाथ सिर के नीचे रखे और पुनर्तः विश्राम की अवस्था में था। जैसे ही उसने गिनती पूरी करके 1000 तक पहुंची, तभी अचानक एक काली छाया उस पर झपट पड़ी, जिससे वह क्षण भर में अत्यंत चिड़चिड़ा और आक्रामक हो गया, मानो इस बाधा से वह बेहद परेशान हो उठा हो। अरे, ये सब बंद करो, हर बार जब हम मिलते हैं तुम मुझ पर ही क्यों कूद पड़ते हो? मैं झांग शियुए नहीं हूँ, जयान ने झुंझलाकर कहा। उसके बोलते ही वह काली छाया हवा में ही कुशलता से घूमी और पंख की तरह हल्केपन से जयान के पास उतर आई। उसकी मुद्रा इतनी सुंदर थी कि देखने वाला दंग रह जाए, और वह कोई और नहीं बल्कि ली फेयू ही था। जयान, तुम्हारा वह सांवला सा चेहरा क्या झांग शियुए जैसी महिला के सामने पूरी तरह फीका नहीं पड़ जाता? ली फेयू ने चिढ़ाते हुए कहा और दाएं पांव की उंगली से हल्के से जयान के नितंब पर ठोकर मारी। ये सुनकर जयान ने आंखें घुमाईं और सहजता से खड़ा हो गया। लगता है वरिष्ठ शिष्य ली के लिए मित्रों से अधिक प्रिय उसकी प्रेमिका है। मित्र चुनने में मैं सचमुच अक्षम रहा। बकवास बंद करो, तुमने मुझे क्यों बुलाया?
बड़ी मुश्किल से मुझे झांग शियुए के पास रहने का अवसर मिला था और वह भी तुम्हारे कारण बर्बाद हो गया। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ महत्वपूर्ण नहीं है तो यह मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ली फेयू क्रोधित और व्याकुल दिखा। मैंने तुम्हें बुलाया? अरे, मुझे तो खुद नहीं पता था। क्या मैंने कुछ कहा? ज़यान ने जानबूझकर अत्यंत अतिरंजित आश्चर्य दिखाया। जब तुम कमरे से निकले तुमने मुझे आंख मारी थी। कोई अंधा ही होगा जो न देख पाता। घुमा फिराकर बात मत करो। ज़यान ने मजाक छोड़ दिया और गंभीर स्वर में बोला, एक मित्र होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ, क्या झांग शियुए को पता है कि तुम एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल ले रहे हो और तुम्हारे पास केवल कुछ ही वर्ष शेष हैं? ये सुनते ही ली फेयू पूरी तरह मौन हो गया। उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया कि जैसे उसमें रक्त की एक बूंद भी न बची हो। ज़यान ने हल्की सांस ली। उत्तर स्पष्ट था। तुम हमेशा मेरे मामलों में हस्तक्षेप क्यों करते हो? ली फेयू ने लंबे और पीड़ादायक मौन के बाद कहा। ज़यान ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी। अगर तुम इस तरह के रिश्ते में बहुत अधिक डूब जाओगे तो तुम्हारा दुख ही बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत गहराई में गिरने से पहले ही इस जाल से निकल आओ, ताकि भविष्य में तुम्हें कम पीड़ा हो, ज़यान ने स्नेह से कहा। ली फेयू ने उसे अजीब नज़र से देखा। क्या हुआ? ज़यान ने असहज होकर पूछा। अरे छोटे, तुम्हारी उम्र ही क्या है कि प्रेम पर बूढ़ों जैसी बातें कर रहे हो? कहीं तुमने किसी स्त्री का प्रेम पहले ही चख लिया है? बिल्कुल नहीं, ये सब किताबों से सीखा है, ज़यान ने उत्तर दिया। ओह, तब ठीक है। मैं तो कहूँ, मेरे जैसा आकर्षक व्यक्ति दिल के मामलों में तुमसे कम कैसे हो सकता है? ली फेयू हंस पड़ा। ज़यान निरुत्तर रह गया। यह मूर्ख सचमुच पल भर में ही गंभीरता से हास्य में लौट आया था। पर ज़यान ने फिर पूछा, क्या तुम सच में झांग शियुए को छोड़ दोगे? ज़यान ने ली फेयू के प्रभुत्वपूर्ण चेहरे को सम्मानपूर्वक देखा और मौन रह गया। शब्दों के साथ क्या कहे वह स्वयं नहीं जानता था, लेकिन अचानक ही ली फेयू का अत्याचारी और दबंग भाव झट से पीछे हट गया और वह फिर से अपनी खिलखिलाती जिंदादिल छवि में लौट आया। अचानक उसने ज़यान की ओर एक आंख मारी और जोर से कहा, तो क्या सोचते हो? क्या मेरी ये दबंगता असली नहीं थी? क्या इसमें वह प्रभावशाली गुण नहीं था जो तुम्हें मेरी ओर झुकने और मेरे प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति की प्रतिज्ञा करने के लिए मजबूर कर दे और तुम्हारे हृदय में मेरी महानता के प्रति असीम श्रद्धा भर दे? ज़यान इन घमंडी शब्दों को सुनकर स्वयं को हंसने से रोक नहीं पाया, क्योंकि वास्तव में ली फेयू की दृढ़ता भरी बातों से उसे हल्की सी प्रभावित भी किया गया था। लेकिन ली फेयू के अंतिम शब्दों ने तुरंत उसे उसकी वास्तविक भावनाओं की ओर लौटाया। ज़यान ने थोड़ी देर के लिए उसे कठोर दृष्टि से देखा, दांत पीसते हुए कहा, प्रभावशाली चरित्र? मुझे तो लगता है कि तुम अधिक वीर नहीं बल्कि डरपोक हो। ली फेयू ने इस कठोर आलोचना पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके विपरीत उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया, बिल्कुल बेपरवाह और मुक्त मनोभाव से। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे इस बात में आनंद मिल रहा था कि उसने ज़यान को इस प्रकार छेड़छाड़ करके विचलित कर दिया। ज़यान ने धीरे धीरे अपना संयम लौटाया और जबकि ली फेयू अब भी हंस रहा था, उसने उदासीन स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही तुम्हारी दुर्दशा के बारे में चेताया था, जिसे तुम स्पष्ट रूप से समझ चुके हो। अब मैं गंभीरतापूर्वक तुम्हें पुनः पूछता हूँ, क्या तुम अपनी मार्शल आर्ट्स को त्यागने के लिए तैयार हो? यदि तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हारे जीवन को कुछ और वर्षों तक बढ़ा सकता हूँ, जिससे तुम्हें झांग शियुए के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। क्या तुम सचमुच इस विकल्प पर विचार नहीं करोगे? ली फेयू की हंसी अचानक ही ठहर गई, उसका चेहरा गहरा हो गया और उसकी आंखों ने ज़यान में तीव्र दृष्टि डाली, जिससे ज़यान का मुंह बंद हो गया। लेकिन ज़यान का हृदय और उसका चेहरा बिल्कुल शांत और अडिग रहा, उसकी दृष्टि से कोई विचलन नहीं आया। एक कप चाय के बनने के समय जितने समय के बाद ली फेयू ने अपनी तीव्र दृष्टि पीछे खींची और उसका रंग रूप सामान्य हो गया। ज़यान, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को स्वेच्छा से त्यागने पर विचार भी नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुम मेरी भलाई चाहते हो, लेकिन कृपया इसे फिर कभी मत दोहराओ, उसने अडिग और प्रार्थना स्वरूप बोला। इसके अलावा क्या तुम सोचते हो कि अगर मैं एक साधारण व्यक्ति बन जाऊं जो किसी मुर्गी से भी जीतने में असमर्थ हो तो झांग शियुए मेरी ओर देख पाएगी? ली फेयू ने उपहासपूर्ण स्वर में कहा। ज़यान चुप रह गया, सिर घुमाकर उस छोटे रास्ते की ओर देखा जहां से ली फेयू आया था और शांतिपूर्वक आसपास की स्थिति का अवलोकन करने के बाद बोला, चूंकि तुमने अपना निर्णय पहले ही ले लिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें मनाने का प्रयास नहीं करूंगा। जल्दी करो, अभी जाओ, और उम्मीद है कि तुम और लेडी झांग शियुए एक सुखी युगल बन पाओगे। ज़यान के शब्दों को सुनकर ली फेयू के चेहरे पर तुरंत मुस्कान छा गई और उसने जोर से ज़यान के कंधे पर कई बार थपथपाते हुए कहा, अच्छा भाई, यही शब्द मुझे सबसे अधिक भाते हैं। आज से ये वही शब्द हैं जो मुझे सबसे अधिक आनंदित करते हैं। मैं पहले ही चलूंगा। कुछ ही छलांगों के साथ वह छोटे रास्ते पर गायब हो गया, उसकी छवि बिना किसी निशान के मिट गई। अरे, कितनी पीड़ा हुई! ज़यान ने जल्दी से अपने कंधे को पकड़ा। ली फेयू की कई थप्पड़ में गुप्त रूप से आंतरिक शक्ति निहित थी, जिससे उसका कंधा तुरंत सूज गया और लाल सा फूला हुआ लगने लगा, एक छोटे लाल बन की तरह। इस बार उसका दर्द कम नहीं था।
यह मूर्ख केवल इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग कर गया क्योंकि मैंने उसके दर्द के स्थान को छुआ, जयान ने सोचते हुए दर्द में चेहरा मरोड़ा और औषधीय लेप निकालते हुए अपने ऊपरी वस्त्र को उतारकर कंधे पर लेप लगाया। इतनी मेहनत के बाद मैं आखिरकार एक अच्छा कार्य करता हूँ और इसका परिणाम यही होता है। सच में मैं अच्छे कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। मुझे शायद फिर से अपनी जादुई तकनीकों का अध्ययन करना चाहिए। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा इस घटना का प्रतिशोध लेना ही पड़ेगा, जयान ने हल्की चिढ़ के साथ सोचा। इस लंबी अवधि के पश्चात जयान ने अपनी 18वीं वर्षगांठ पूरी की। इस समय के दौरान 7 मिस्ट्रीट सेक्ट और फेरेल वुल्फ गैंग लगातार लड़ते रहे और अंततः उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इसके बाद कई छोटी टकराहटें और बड़ी लड़ाइयां दोनों शक्तियों की सीमा पर हुईं। इस सब के बीच सभी शिष्यों, जिनमें जयान भी शामिल था, को इन युद्धों का प्रभाव महसूस हुआ, जिससे जयान के हृदय में अनंत दुख और शोक व्याप्त हो गया। घाटी के बाहर बड़ा घंटा सामान्य से अधिक बार बजने लगा, घायल होने वालों की संख्या बढ़ने के कारण, जिससे जयान को कई कठिन औषधि तकनीकों का अभ्यास करने का अवसर मिला और इस दौरान उसकी औषधि कौशल में अत्यधिक प्रगति हुई। फिर भी जयान के जादुई हाथों के बावजूद कई उच्च पदस्थ सदस्य गंभीर चोटों के कारण मर गए। वे या तो युद्ध क्षेत्र में या फ्रंटलाइन से लौटते समय अपनी जान गंवा बैठे और जयान को उनके जीवन को बचाने का सबसे छोटा अवसर भी नहीं मिला। इसी कारण से दोनों पक्षों ने अपने युवा प्रतिभाओं को सामने लाना शुरू किया, जिन्होंने अपने मृत साथियों के स्थान को ग्रहण किया। इन प्रतिभाशाली युवाओं में फेरेल वुल्फ गैंग से वूशा सान्यंग एरबाओ और 7 मिस्ट्रीट सेक्ट से जिए शुआंगशियोंग शामिल थे। ली फेयू भी इन युवा प्रतिभाओं में शामिल था क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से जी यिजांग का सिर काटा था, जिससे उसे बाहरी तलवार विभाग के प्रमुख के सम्मानजनक पद की प्राप्ति हुई। ली फेयू अब उच्च पद के व्यक्ति माने जाने लगे थे। झांग शियुए के साथ उनका संबंध भी तेजी से प्रगति कर रहा था, विवाह की चर्चा तक पहुंच चुकी थी। भविष्य के इस विवाह से अवगत होकर जयान केवल गहरी सांस ले सकता था। कौन जान सकता था कि ली फेयू जो कर रहा था वह सही था या नहीं। आखिरकार जयान ली फेयू नहीं था, न ही उसने उसके जूते में चलकर निर्णय लिया था, इसलिए जयान उसके कार्यों के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकता था। फिर भी जयान सोचता था कि यदि वह स्वयं मृत्यु के निकट होने का ज्ञान रखते हुए अपने प्रिय का हाथ मांगने का साहस कर लेता तो वह अविवेकी होता। इसलिए जयान को केवल बहरे और मूक होने का नाटक करना पड़ा। वह जानता था कि चाहे वह ली फेयू के कितना भी निकट हो, कुछ सीमाओं को पार नहीं किया जा सकता। ली फेयू उसका अच्छा मित्र था, इसलिए जयान को उसके निर्णयों का सम्मान करना ही पड़ा। साथ ही हाल ही में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने जयान का ध्यान अन्य कार्यों की ओर मोड़ दिया। अनगिनत असफलताओं के बाद जयान ने आखिरकार इंपीरियल फ्लाइट तकनीक का उपयोग करना सीख लिया। इंपीरियल फ्लाइट तकनीक हेवन आई तकनीक के समान थी, दोनों पूरक तकनीकें थीं और केवल अपने शरीर पर ही की जा सकती थीं, दूसरों पर नहीं। किंतु इसके व्यावहारिक उपयोग का लाभ हेवन आई तकनीक से कहीं अधिक था। इंपीरियल फ्लाइट तकनीक के प्रयोग के बाद जयान का शरीर स्वलिंग की तरह हल्का महसूस हुआ। केवल अंगूठे को हल्का जमीन से छूने भर से वह बिना किसी प्रयास के कई फीट दूर तक झपट सकता था। इसके अतिरिक्त हवा में इस उच्च गति का अनुभव इतना लत लगाने वाला था कि जयान हर दिन घाटी में 5 या 6 बार उन्मुक्त दौड़ता। इसके छोटे छोटे लत के अलावा वह किंगगॉन का विशेषज्ञ बन गया। ये गति शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स तकनीक से अलग थी, जो केवल संकीर्ण स्थानों में अपनी पूर्ण क्षमता दिखाती थी। इंपीरियल फ्लाइट तकनीक में जादुई शक्ति का उपयोग धीरे धीरे किया जाता था, जिससे शरीर पर अत्यधिक दबाव नहीं पड़ता था। जयान बिना किसी शारीरिक थकान के मनमाने ढंग से दौड़ सकता था। ये तकनीक तब तक चलती रहती जब तक जादुई शक्ति समाप्त न हो जाए या जयान स्वयं इसे रोक न दे। इस कारण इंपीरियल फ्लाइट तकनीक निम्न स्तर के कल्टिवेटरों के लिए भूमि यात्रा के दौरान एक आवश्यक तकनीक बन गई। इंपीरियल फ्लाइट तकनीक में महारत हासिल करने के बाद जयान और भी अधिक उत्सुक हो गया कि बाकी 2 जादुई तकनीकों सोल लॉक तालिस्मान और टेलीकिनेसिस तकनीक में कितनी संभावनाएं छिपी हुई हैं, और इस कारण उसने बड़ी मात्रा में समय और ऊर्जा निवेश करना शुरू कर दिया, इस आशा में कि एक दिन वह इंपीरियल फ्लाइट तकनीक की तरह अचानक किसी एक तकनीक में अचानक सफलता प्राप्त कर ले और उसे एक चमकदार अंतर्दृष्टि प्राप्त हो। लेकिन जब उसने काफ़ी समय मूल्यवान शोध में लगाया तो जयान को ये कड़वा सच पता चला कि वह इन 2 तकनीकों का प्रयोग नहीं कर सकता, और यह इसलिए नहीं था कि जयान में जादुई शक्ति या कौशल की कमी थी, बल्कि इसलिए कि इन तकनीकों को कास्ट करने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध ही नहीं थी। जैसा कि किताब में वर्णित था, सोल लॉक तालिस्मान एक प्रकार का ताबीज़ था जिसे पहले से तैयार करना आवश्यक होता था। जयान ने पास के छोटे शहर से खरीदी गई पीली कागज़ की चादर का उपयोग किया और किताब में दिए गए निर्देशों के अनुसार एक लिखाई वाले ब्रश से उसका पैटर्न बनाया। हालांकि किताब में यह नहीं बताया गया था कि तालिस्मान बनाने के लिए कौन से विशेष सामग्री की आवश्यकता है, लेकिन जयान लगातार डॉक्टर मो के चांदी रंग के तालिस्मान को याद करता रहा। स्वाभाविक रूप से उसने इस कीमती और शानदार चांदी पाउडर का प्रयोग करना अपनाया। ये सामग्री प्रभावी होगी या नहीं, इसका जयान को कोई ज्ञान नहीं था,
लेकिन उसके द्वारा बनाए गए तालिस्मान शीघ्र ही किताब में दिखाए गए चित्रों के समान ही दिखने लगे। कितनी अफसोस की बात थी। भले ही तालिस्मानों का रूप बिल्कुल समान था, ये फिर भी पर्याप्त नहीं था। जब भी ज़यान सक्रियता मंत्र का उच्चारण करता, तालिस्मान पर लिखी गई रेखाएं वह चमकदार चांदी जैसी रोशनी नहीं छोड़ती जो डॉक्टर मो ने सोल लॉक तालिस्मान का उपयोग करते समय दिखाई थी। कोई असामान्य या विचित्र घटना भी नहीं हुई। ये पूरी तरह असफल रहा, जिससे वह एक ऐसे संकट में पड़ गया जहां सुधार के लिए कोई रास्ता नहीं था। वह नहीं जानता था कि उसकी विफलता मंत्र उच्चारण में त्रुटि के कारण थी, उसकी क्षमता न समझ पाने के कारण थी, या तालिस्मान बनाने में किसी गलती के कारण। लेकिन हाल की जांच में एक अलग परिणाम सामने आया। सामग्री, लोककथाओं और जादुई तकनीकों के गहन अध्ययन के बाद ज़यान ने अंततः ये पता लगाया कि कल्टिवेटरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तालिस्मान सामान्य मनुष्यों के लिए पहचानने योग्य वस्तुएं नहीं हैं। वे सामान्य कागज़ और सामग्री से नहीं बने होते, बल्कि वे केवल उन विशेष सामग्रियों से बनाए जाते हैं जिन्हें केवल कल्टिवेटर ही तालिस्मान में बदलना जानते हैं, और ये सामग्री केवल उन विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां केवल कल्टिवेटरों की पहुंच होती है। इस कारण भले ही उसने मंत्र के सभी इशारे पूरी तरह सही किए हों, वह कभी भी सफल नहीं हो सका। टेलीकिनेसिस तकनीक का नियम भी इसी तर्क पर आधारित था। ज़यान पहले सोचता था कि वह टेलीकिनेसिस तकनीक का प्रयोग किसी भी वस्तु पर कर सकता है जिसे वह सहजता से उठाता। उसने सामान्य घरेलू वस्तुओं जैसे चाकू, ब्लेड आदि पर अभ्यास किया, लेकिन हर प्रयास में विफल रहा। अब जब ज़यान अधिक जानकार हो गया, उसने समझा कि टेलीकिनेसिस तकनीक केवल उन वस्तुओं को नियंत्रित कर सकती है जो विशेष रूप से कल्टिवेटरों के लिए बनाई गई हों, और यह सामान्य वस्तुओं पर काम नहीं करती। इसलिए ज़यान ने डॉक्टर मो से प्राप्त अजीब और अनोखी वस्तुओं का उपयोग किया, जिसमें सोल गाइडिंग बेल और 7 सोल डेवोरिंग तकनीक में प्रयुक्त 7 चांदी की चाकू शामिल थे, और उन्हें टेलीकिनेसिस तकनीक के माध्यम के रूप में उपयोग किया। लेकिन कई प्रयोगों के बाद ये साबित हुआ कि इनमें से कोई भी वस्तु तकनीक को चलाने योग्य नहीं थी। इससे ज़यान अत्यंत निराश हुआ। इन वस्तुओं में से कोई भी टेलीकिनेसिस तकनीक के लिए उपयोगी नहीं थी, और उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा सिवाय इसके कि वह तब तक रुके जब तक कोई उपयुक्त वस्तु न मिल जाए। जब उसने समझ लिया कि सोल लॉक तालिस्मान और टेलीकिनेसिस तकनीक के लिए समस्या केवल उपयुक्त वस्तुओं की कमी थी, ज़यान ने अपना ध्यान अन्य कार्यों की ओर मोड़ दिया। उसने सोचा कि अन्य गुप्त मार्शल आर्ट्स कौशल और जादुई तकनीकों को संयोजित करके अपनी शक्ति बढ़ाई जाए, जिससे अपेक्षाकृत कम समय में अपने स्तर को नए स्तर तक पहुंचाया जा सके। इस जंगली कल्पना के बाद ज़यान ने एक बार फिर अपनी कठिन और कठोर प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू की, और शीघ्र ही कई छोटे छोटे उपलब्धियां पूरी कीं। कई प्रयासों के बाद उसने शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स तकनीक और इंपीरियल फ्लाइट तकनीक को सफलतापूर्वक मिलाया। हालांकि उसने इसे मिश्रण समझा, वास्तव में ये केवल इंपीरियल फ्लाइट तकनीक के बाद शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स की क्रियावली थी। दोनों तकनीकों के सामंजस्य और संगति को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना आवश्यक था, अन्यथा गलती आसानी से हो सकती थी। इसी कारण से ज़यान ने इन पहलुओं पर बहुत अधिक ऊर्जा और ध्यान लगाया। परंतु केवल इससे ही वह इंपीरियल फ्लाइट तकनीक की कमियों और शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स की भारी ऊर्जा खपत को समाप्त कर सका, और धीरे धीरे दोनों तकनीकों को परिपूर्ण किया। जब भी वह अप्रत्याशित रूप से अगले स्थान पर स्थानांतरित होता, वह बिजली और आग के मिश्रण के समान दिखाई देता, एक ही समय में विभिन्न जगहों पर उपस्थित और गायब हो जाता। अत्यधिक समय बाद ज़यान ने फायरबॉल तकनीक के एक नए अनुप्रयोग की भी अंतर्दृष्टि प्राप्त की। सामान्यतः उपयोगकर्ता अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके छोटी आग की गेंद को दुश्मन की ओर प्रक्षिप्त करता। हालांकि यह तकनीक का मूल कार्य था, ज़यान ने सोचा कि यह तकनीक की सीमा नहीं हो सकती। एक कुशल गति विशेषज्ञ आसानी से छोटी आग की गेंद से बच सकता था, क्योंकि यह केवल जादुई शक्ति पर आधारित थी और धीरे धीरे उड़ती थी, जिससे ज़यान की झांक हो के कल्टिवेटरों के साथ निकट दूरी पर लड़ाई की क्षमता सीमित हो जाती थी। इसलिए उसने सोचा कि वह केवल आधी ऊर्जा का उपयोग करके फायरबॉल तकनीक का प्रदर्शन करेगा, और जब फायरबॉल प्रकट होगी तो सीधे नहीं फेंकेगा, बल्कि पहले हाथों से उसे एक छोटे ब्लेड की तरह नियंत्रित करेगा। उसकी विनाशकारी अजेय शक्ति का पूरा लाभ उठाएगा। ज़यान को पूर्ण विश्वास था कि वह अपनी संशोधित तकनीक से किसी भी कुशल विरोधी को आसानी से मार सकता है। इन नए ट्रम्प कार्ड्स पर भरोसा करके ज़यान अंततः शांत हो गया। अब अपनी क्षमताओं को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, और वह लान प्रांत की ओर यात्रा करने के लिए आत्मविश्वास से भर गया, ताकि अपने शरीर में स्थित विष के लिए औषधि प्राप्त कर सके। तकनीकों में सुधार के साथ साथ ज़यान ने कीमती जड़ी बूटियों का सेवन ऐसा किया जैसे वे स्नैक्स हों, ताकि वह इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स की 8वीं परत तक पहुंच सके और अपनी जादुई शक्ति में अत्यधिक वृद्धि कर सके। वर्तमान जादुई शक्ति के घनत्व के आधार पर ज़यान अपने मौलिक शरीर रूप में यू जीतोंग से आगे निकल गया, लेकिन तकनीकों के मामले में वह अभी भी उसकी तुलना में कमजोर था। याद रहे, यू जीतोंग ने अपने कबीले में अभ्यास करते समय वरिष्ठों से मार्गदर्शन प्राप्त किया और अपने साथियों के साथ नोट्स का आदान प्रदान किया था, इसलिए वह ज़यान की तुलना में कहीं अधिक सक्षम था। ज़यान यह नहीं जानता था, लेकिन यदि जान भी जाता तो वह इससे चिंतित नहीं होता।
वह इतना अहंकारी नहीं था कि केवल एक या दो बुनियादी जादुई तकनीक सीखकर स्वयं को अन्य कल्टिवेटरों के बराबर मान ले। उसके वर्तमान विरोधी अभी भी सांसारिक मृतक थे, झांग हू के कल्टिवेटर नहीं। इसलिए ज़यान अहंकारी नहीं था, वह केवल अपनी सफलता का आनंद ले रहा था। जैसे ही वह सेवन मिस्ट्रीट सैक्ट छोड़ने के लिए कोई बहाना ढूंढने की तैयारी कर रहा था, फेरेल वुल्फ गैंग ने अचानक शांति वार्ता आयोजित करने का सुझाव दिया। इस समाचार के फैलने पर सेवन मिस्ट्रीट सैक्ट में हलचल मच गई। हाल की लड़ाइयों में फेरेल वुल्फ गैंग हमेशा आघात डाल रहा था और सेवन मिस्ट्रीट सैक्ट पर दबाव बनाए रखा था। ऐसे में अचानक शांति वार्ता का प्रस्ताव करना संदेह का कारण बना। अल्प समय में सेवन मिस्ट्रीट सैक्ट के भीतर शांति वार्ता को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए जोरदार बहस हुई। सभी अभिजात सदस्य अपनी राय दे रहे थे और ली फेयू उन लोगों में से थे जिन्होंने दृढ़ता से अस्वीकृत किया। विरोध और समर्थन दोनों पक्षों के लोग समान रूप से मुखर थे, किसी ने भी बहस में स्पष्ट विजय नहीं पाई। अंत में सेक्ट लीडर वान को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने निर्णय लिया कि सेवन मिस्ट्रीट सैक्ट शांति वार्ता आयोजित करेगा। यदि शर्तें अत्यधिक अपमानजनक नहीं होंगी तो दोनों शक्तिशाली समूह हाथ मिलाएंगे, अन्यथा लड़ाई जारी रहेगी। भले ही यह गंदी और अधूरी निर्णय प्रक्रिया किसी भी पक्ष को संतुष्ट न कर सके, यह उपलब्ध सबसे व्यवहारिक समझौता था और सेवन मिस्ट्रीट सैक्ट को इसी मार्ग का पालन करना पड़ा। अगर आप चाहें तो मैं इसे और भी लंबा, भावनात्मक और उपन्यास जैसी शैली में विस्तार से अगले अध्याय तक लेकर जा सकता हूं, जिसमें ज़यान की मानसिक स्थिति, अभ्यास और युद्ध की तैयारियों को और गहराई से दिखाया जाएगा। कई चर्चाओं और बातचीत के बाद सेवन मिस्ट्रीट सैक्ट और फेरेल वुल्फ गैंग दोनों पक्ष ये तय करने में सफल हुए कि वे एक विशेष स्थल, जिसे फॉलिंग सैंड स्लोप कहा जाता है और जो दोनों सीमाओं के बीच स्थित था, पर मिलकर वार्ता करेंगे। वार्ता में भाग लेने वाले प्रतिनिधि दल के सदस्यों को लेकर फेरेल वुल्फ गैंग ने ये सख्त शर्त रखी कि दोनों पक्षों की ओर से उच्च पदस्थ एक व्यक्ति को ही प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाएगा, ताकि यह विश्वास दिखाया जा सके कि वार्ता में सच्चाई और निष्ठा है। अन्यथा किसी प्रकार की बैठक आयोजित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब ये शर्त प्रस्तुत की गई तो सेवन मिस्ट्रीट सैक्ट में कोई बड़बड़ाहट या हड़बड़ी नहीं मची, क्योंकि यह सामान्य बातचीत में मानक शर्तों में से एक थी। निश्चित रूप से दोनों पक्ष अपने सर्वोच्च रैंकिंग के अनुभवी सदस्य को इतनी खतरनाक स्थिति में नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए सेवन मिस्ट्रीट सैक्ट अधिकतम एक सहायक सैक्ट लीडर को भेजने वाला था, जबकि फेरेल वुल्फ गैंग भी समान स्तर का एक सहायक सदस्य भेजने के लिए तैयार था, ताकि अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी जा सके। इस प्रकार ये शर्त किसी भी पक्ष के लिए कोई समस्या नहीं थी। इस परिणामस्वरूप दोनों पक्षों ने वार्ता की एक निश्चित तिथि तय की और जब वह दिन आया तो दोनों समूह लगभग 100 सदस्यों के साथ बैठक में शामिल हुए। संभावित घात के लिए, जो फेरेल वुल्फ गैंग द्वारा वार्ता के दौरान किया जा सकता था, सेवन मिस्ट्रीट सैक्ट के प्रतिनिधि दल के सदस्यों ने बेहद सावधानीपूर्वक एक बैकअप योजना बनाई। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि दल के अतिरिक्त बाकी लगभग 100 सैक्ट सदस्य एक बड़े स्क्वाड्रन के रूप में शामिल हुए, जिसका नेतृत्व उप सैक्ट लीडर वो कर रहे थे, जो सैक्ट के दूसरे सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। ये 100 सदस्य सभी उच्च स्तर के विशेषज्ञ थे, जिन्हें सैक्ट में प्रोटेक्टर के रूप में जाना जाता था और जो मुख्य सैक्ट सदस्यों के रूप में पूजनीय माने जाते थे। इस स्क्वाड्रन में कई एडलर्स, डिवीजन हेड्स और उच्च रैंकिंग वाले सदस्य शामिल थे और इस प्रकार इतनी प्रतिष्ठित प्रतिभाओं का निर्माण एक विशाल युद्ध संरचना के रूप में माना जा सकता था। इतने विशेषज्ञों की उपस्थिति के कारण भले ही फेरेल वुल्फ गैंग की पूरी एलिट टुकड़ी एक साथ हमला करती, वे शायद ही सैक्ट की प्रगति को रोक सकते थे। सेवन मिस्ट्रीट सैक्ट के हर सदस्य उच्चतम से लेकर निम्नतम रैंक तक अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे। इसलिए यदि वार्ता के दौरान कोई धोखाधड़ी या जाल होने का संकेत मिलता तो प्रतिनिधि दल के सदस्य इन कुशल मार्शल कलाकारों पर निर्भर रह सकते थे, जो तेजी से अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करके अपने क्षेत्र में लौट आते, जहां उनके सैक्ट ब्रदर्स उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद होते और उन्हें सुरक्षित वापसी की गारंटी मिलती। ली फेयू ने भी स्वयं को शामिल करने की पेशकश की, उसके लिए जो जीवित रहने के लिए अधिक समय नहीं था। जितनी अधिक खतरनाक स्थिति, उसकी लड़ाई की प्यास उतनी ही तीव्र होती। जैसे ही वार्ता की तिथि निकट आए, लगभग सेवन मिस्ट्रीट सैक्ट के शीर्ष विशेषज्ञों का आधा हिस्सा लेकर प्रस्थान करने वाली इस सेना ने यात्रा शुरू की। उनके लिए ये यात्रा कम से कम आधे महीने का समय लेती और धीमी तथा कठिन थी। ज़यान ने इस मामले को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा। चाहे वार्ता सफल हो या न हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह स्वयं बाहर की दुनिया में जाकर अपनी शक्ति को निखारने की तैयारी कर रहा था और सेवन मिस्ट्रीट सैक्ट के उतार चढ़ाव से उसका कोई लेना देना नहीं था। जब तक यह मामला उसके साथ सीधे तौर पर जुड़ा नहीं था, वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसलिए उस दिन तक जब तक ये दल वार्ता के लिए प्रस्थान करता, ज़यान शांति और आराम से अपने भविष्य के लिए आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियों की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता रहा। साथ ही कुछ कीमती बीज इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि भविष्य में उनका उपयोग कर सके। ज़यान ने पहले ही ये तय कर लिया था कि प्रतिनिधि दल के लौटने के बाद वह सैक्ट के कुछ सदस्यों से औपचारिक विदाई लेगा,
यदि सेक्ट के उच्च रैंकिंग वाले सदस्य उसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक होंगे तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी कि वह अपने वास्तविक शक्ति का एक हिस्सा दिखाकर उन्हें भयभीत करे और अपनी शक्ति का एहसास कराए। वास्तव में गुप्त रूप से छोड़ देना सबसे सुविधाजनक विकल्प होता, लेकिन जयान को चिंता थी कि यदि वह नजर न आए तो वे उसके परिवार के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए उसने सोचा कि अपनी शक्ति का थोड़ा प्रदर्शन करते हुए और औपचारिक रूप से विदाई लेना आवश्यक है। विदाई के बहाने के रूप में जयान ने लंबे समय तक सोच समझकर योजना बनाई थी। उसे केवल ये कहने की आवश्यकता थी कि वह डॉक्टर मो को याद कर रहा है और अपने मास्टर की खोज में जा रहा है। दूसरों ने उस पर विश्वास किया या नहीं, इससे जयान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी शक्ति उसके साथ थी, इसलिए वह किसी की राय को लेकर चिंतित नहीं था। जब भी जयान इस पर विचार करता, वह अपने होठों के कोने में एक ठंडी मुस्कान झलकाता। वर्तमान जयान कुछ सेक्ट सदस्यों की जान लेना चाहे तो यह उसके लिए इतना ही आसान होता जितना हथेली पलटना। बेशक ये केवल विचार थे, वह ऐसा कुछ भी गंभीर या खतरनाक नहीं करने वाला था। लेकिन जयान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि 4 रातें बाद, जब वार्ता दल प्रस्थान कर चुका होगा, एक फटी पुरानी पोशाक में लिपटा, लंबे और बेतरतीब बालों वाला व्यक्ति, जो धूल से पूरी तरह ढका हुआ था, अचानक उसके घर में प्रवेश करेगा। उसकी आंखें पूरी तरह रक्तिम थीं और उसके होंठ सफ़ेद थे, और वह एक कमजोर, खुरदुरे स्वर में जयान से केवल एक ही बात कहेगा। वार्ता दल समाप्त हो गया। सेक्ट लीडर वो, प्रोटेक्टर्स, कांस्ट्रेटेड एडलर्स, वे सभी मारे गए हैं। जयान सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने जब तक पूछने की कोशिश की, तभी अचानक किसी जगह से, पहाड़ों के बीच से, तेज और भेदनशील चेतावनी की आवाज़ गूंज उठी। बांग बांग, उसके बाद और कई दबे कुचले चेतावनी संकेत गूंजने लगे। डोंग डोंग, डिंग डिंग, पेंग पेंग, सभी प्रकार की चेतावनी की आवाज़ें लगातार गूंज रही थीं, और उसके साथ ही कई युद्ध के उद्घोषों और चिल्लाहटों की गूंज उठी। शोर में हथियारों की टकराहट की हल्की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। उस एक पल में पूरे पहाड़ी क्षेत्र, जो पहले शांत और सूर्यास्त के रंगों से ढका था, एक विशाल युद्ध क्षेत्र में बदल गया, जहां सभी सदस्य भारी मात्रा में मारे जा रहे थे। जयान का चेहरा बदल गया। वह सामने खड़े व्यक्ति की बातें सुनना जारी नहीं रख सका और एक झटके के साथ अपने निवास के बाहर प्रकट हो गया। उसने तेजी से चारों दिशाओं में देखा, सबसे ऊंची इमारत खोजी और हल्का पैर टेक कर अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराई। फिर उसने घाटी के बाहर की दूरी की ओर देखा। उसका चेहरा बेहद भयंकर और उदास था। उसकी दृष्टि में कुछ दूर ही पहाड़ आग में लपटे उड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। लोग भाग रहे थे, तलवारें लगातार चमक रही थीं और पास पास की लड़ाई की आवाज़ें हर जगह गूंज रही थीं। चेतावनी की आवाज़ें और क्रोधित चीखें एक घनिष्ठ शोर में घुल मिल गई थीं। पीछे हवा के चलने की आवाज़ सुनते हुए उसने बिना मुड़े पूछा, ली फेयू, क्या ये फेरेल वुल्फगैंग है? हाँ, कौन सोच सकता था कि उन्होंने इतनी सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। वार्ता दल को लगभग पूरी तरह नष्ट करने के बाद वे तुरंत पहाड़ पर चढ़ गए और शेष जीवित लोगों का संहार कर दिया। धूल से ढके और लंबे बेतरतीब बालों वाले व्यक्ति की आवाज़ पूरी तरह क्रोध से भरपूर थी। वही ली फेयू था, जो 4 दिन पहले प्रस्थान कर गया था और वर्तमान में अपने रोष को व्यक्त कर रहा था। फेरेल वुल्फगैंग की हरकतों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जो अजीब है वह यह है कि उन्होंने पहाड़ों को घेरे हुए चौकियों को कैसे तोड़ दिया। जब हम वापस पहाड़ की ओर लौटे थे तो हमने चौकियों को साफ साफ चेतावनी दी थी कि सतर्क रहें, ली फेयू ने खुद से कहा, पूरा शक और संदेह लिए हुए। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। फेरेल वुल्फगैंग ने इस विशाल हमले की योजना काफ़ी पहले ही बना ली थी। चौकियों में गुप्त जासूस डालना उनके लिए बेहद आसान था। बिना पता चले जासूसों का धीरे धीरे चौकियों पर कब्जा करना बिल्कुल सामान्य बात है, जयान ने हल्के स्वर में कहा। लेकिन अगर फेरेल वुल्फगैंग अलग अलग डिवीजन को आसानी से कब्जा करना चाहता तो यह असंभव होता। मेरा अनुमान है कि उन्होंने योजना बनाई है कि वे पहाड़ पर सभी डिवीजन हॉल्स को घेरेंगे लेकिन हमला नहीं करेंगे। इसके बाद वे अपने सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा करेंगे और सेटिंग सन समिट में स्थित मुख्य डिवीजन पर केंद्रित हमला करेंगे। उन्हें केवल सेक्ट लीडर को पकड़ने या मारने की आवश्यकता है और बाकी लोग स्वाभाविक रूप से पीछे पीछे आएंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सेटिंग सन समिट जाना चाहिए? ली फेयू ने एक के बाद एक सवाल इम्पेशेंटली पूछे। जयान कुछ समय के लिए मौन रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपना शरीर ली फेयू की ओर मोड़ा और गंभीर स्वर में कहा, तुमने मुझे अभी तक एक महत्वपूर्ण बात नहीं बताई। वार्ता दल में इतने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ थे तो वे पूरी तरह से कैसे समाप्त हो सकते हैं? तार्किक रूप से सोचें, फेरेल वुल्फगैंग के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए थी। ये सुनकर ली फेयू का चेहरा तन गया और उसने अपनी दरार वाली होठों को चाटते हुए थोड़ी कड़वी मुस्कान दिखाई और कहा, उन्होंने बड़ी मात्रा में क्रॉसबो का तेजी से उपयोग किया। ये क्रॉसबो ठीक ठाक मिलिट्री ग्रेड थे। मिलिट्री ग्रेड रैपिड फायर क्रॉसबो। बिल्कुल सही। ये हमारी पहाड़ छोड़ने की दूसरी दिन थी। हम एक मैदान में चल रहे थे और चूंकि हम अभी भी अपने क्षेत्र में थे, सभी काफ़ी आराम से थे। तभी
फेरेल वुल्फ गैंग के अनगिनत सदस्य सभी दिशाओं से प्रकट हुए और उनके प्रत्येक हाथ में क्रॉसबो था। जल्द ही आकाश क्रॉसबो की बौछार से ढक गया। इस अचानक हमले के कारण जिन शिष्यों की मार्शल आर्ट्स में महारत नहीं थी, वे तुरंत ही उस बौछार में मारे गए। केवल कुछ ही विशेषज्ञ या बेहद भाग्यशाली लोग इस पहली लहर से बच पाए, लेकिन उनमें भी कई घायल हो गए, जिससे उनकी मार्शल आर्ट्स की क्षमता काफ़ी हद तक कम हो गई। मैं भी उन भाग्यशाली लोगों में से एक था, अन्यथा मैं वापस नहीं लौट पाता। ली फेयू कुछ भय और डर के अवशेषों के साथ यह सब बता रहा था। उसकी आंखों में अनजाने में डर की झलक थी। ऐसा लग रहा था कि क्रॉसबो की बारिश का दृश्य उसे अभी भी परेशान कर रहा था। उस बौछार के बाद अन्य विशेषज्ञ प्रकट हुए और सभी ने कड़ी लड़ाई में भाग लिया। हमारी शेष सेनाओं ने अपनी फॉर्मेशन तोड़ दी और अलग अलग रास्तों से जाने का फैसला किया ताकि बचने की संभावना बढ़ सके। मेरा भाग्य भी अच्छा था। दुश्मन की नज़र में मैं उनके उच्च प्राथमिकता वाले शिकार में नहीं था, इसलिए केवल कुछ लोग मेरे पीछे आए और उनकी मार्शल आर्ट्स क्षमता बहुत गहरी नहीं थी, जिससे मैं आसानी से अपने रास्ते को साफ कर सका। लेकिन जब मैं तेजी से लौट रहा था, मैंने देखा कि फेरेल वुल्फ गैंग ने हमारी चेकपॉइंट्स को एक एक करके जल्दी से कब्जा कर लिया था। वे उन लोगों का इंतजार कर रहे थे जो अचानक हमले से बचकर निकले थे, ताकि वे उनके जाल में फंसें। 2 बार जाल में फंसने के बाद मैं और मदद लेने की हिम्मत नहीं कर सका। क्योंकि मुझे अन्य सेक्ट सदस्यों की स्थिति जाननी थी, मैंने बाद में अपने साहस को मजबूत किया और सीधे फेरेल वुल्फ गैंग के एक लॉ एनफोर्सर पर हमला किया। उससे मैंने पता लगाया कि सेक्ट लीडर वो और अन्य कई एडलर्स मारे जा चुके थे, क्योंकि उनके चारों ओर अनगिनत विशेषज्ञों ने घेर लिया था और केवल जो लोग मेरे जैसे भाग निकले थे वे ही बचे, जिन्हें न तो बहुत महत्वपूर्ण माना गया और न ही बहुत कमजोर। ये समाचार जानकर मैंने और देर नहीं की और अपनी पूरी शक्ति के साथ वापस पहाड़ की ओर भागा। रास्ते में मैं संयोग से 2 अन्य लोगों से मिला जो मेरी तरह मृत्यु से बच गए थे। साथ में हम एक दिन और एक रात तक भागते रहे और अंततः वापस पहाड़ पर लौट आए। जैसे ही हम लौटे, अन्य 2 लोग सेटिंग सन समेट गए ताकि सेक्ट लीडर वान को सूचित किया जा सके कि वार्ता दल पूरी तरह से नष्ट हो गया है। मैंने एक बहाना बनाया कि मुझे अपने घाव को ठीक करना है और चुपचाप आपसे मिलने आया ताकि हमारी प्रतिक्रिया की योजना पर चर्चा कर सकें। हालांकि सेक्ट लीडर वो और अनगिनत अन्य लोग इस घातक हमले में मारे गए, कुछ शिष्यों को बचने में सफलता मिली। हमारी स्थिति सेक्ट में न तो बहुत उच्च है और न बहुत नीच। कौन जानता है कि उच्चाधिकारी क्रोध में आकर सारा दोष हम पर डाल देंगे और हमें बलि का बकरा बना देंगे। हालांकि मैंने आपको सब कुछ अभी तक नहीं बताया है। फेरेल वुल्फ गैंग पहाड़ पर अपना मार्ग काटते हुए ऊपर बढ़ रहा है। अब आप मुझे बताएं कि हमें अभी क्या करना चाहिए। ली फेयू ये सब एक ही सांस में बेबसी और घबराहट के साथ कह रहा था। जयान ने भौहें चढ़ाईं और सिर झुकाकर सोचने लगे। इस समय हत्या और संहार की आवाज़ और भी तेज हो गई थी और समय समय पर लोगों की मौत की करुण पुकारें सुनाई दे रही थीं, जो सुनने वाले को बस कांपने पर मजबूर कर देती थीं। क्या तुम्हारे पास पहाड़ पर अभी भी कोई अनुचर हैं? जयान ने बेहद गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, मेरे पास अभी भी लगभग 20 अनुचर हैं, जो एल्डरली के निवास के आसपास कई घरों में हैं। मैं मूल रूप से उन्हें बाहर ले जाकर कुछ मामलों को निपटाने की योजना बना रहा था जब वार्ता दल लौटे। ठीक है, पहले हम एल्डरली के निवास जाएंगे, बाकी लोगों को इकट्ठा करेंगे और इस मौके का फायदा उठाकर लेडी झांग शुएं और एल्डरली से मिलेंगे। उसके बाद स्थिति का जायजा लेकर अगले कदम का निर्णय लेंगे। जयान ने शांत और बेहद तार्किक दिखाई देते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अभी बाहर सब कुछ अराजक है, मैं शुएं की बहुत चिंता कर रहा हूँ। ली फेयू ने थोड़ा घबराते हुए कहा। जयान ने ली फेयू की ओर देखा, उसके विचारों को समझते हुए हैरान रह गए। एक तरफ ली फेयू झांग शुएं की अत्यधिक चिंता कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह जानता था कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। फिर भी वह उसे विवाह के लिए दृढ़ता से चाहता था, ये जानते हुए कि शुएं विधवा हो जाएगी। यह विरोधाभासी सा थी। जयान ने अपने अच्छे दोस्त के लिए गुप्त रूप से एक अप्रिय मूल्यांकन किया। जयान ने हल्के से कूदकर छत से उतर गया और थोड़ी देर बाद ली फेयू भी उसके पीछे उतरा। मैं कुछ सामान इकट्ठा करने जाता हूँ, फिर हम तुरंत प्रस्थान करेंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी। मैं वास्तव में शुएं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। ये सुनकर जयान बस मौन रहा। दूसरा लगातार शुएं बड़बड़ा रहा था, अत्यंत भावुक लग रहा था, जिससे जयान को थोड़ी नापसंदगी और थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। जयान ने अब प्यार में डूबे ली फेयू पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। वह अपने घर में गया और सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण वस्तुएं जल्दी से इकट्ठा करने लगा। तुम तैयार हो गए हो? अपने आप को रोक ना पाए ली फेयू जल्दी से जयान से पूछ बैठा जब उसने उसे अपने निवास से बाहर निकलते देखा। जयान ने ली फेयू की ओर घूरते हुए देखा, फिर दूसरे छोटे निवास की ओर बढ़ा, दरवाज़ा बंद किया और ठंडी आवाज़ में कहा, क्रूक सोल, बाहर आओ, आज रात सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जयान की आवाज़ जैसे ही खोई, उसी क्षण पेंग की आवाज़ गूंज उठी। लकड़ी का दरवाज़ा जैसे कागज़ की तरह बिखर गया और धूल में बदल गया और उसके पीछे एक विशाल काया का साया बाहर निकला।
ली फेयू की दोनों आंखें थोड़ी फैल गईं और वह जम गया। उसने उस विशाल दैत्य की ओर देखा जो भयानक दैवीय ऊर्जा छोड़ रहा था, लेकिन उसकी विशेषताएं हूद में छुपी हुई थीं। वह विशाल दैत्य चुपचाप जयान के पीछे चलने लगा। चलो, जयान मुस्कुराया और अब उसने ली फेयू को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ओह, ली फेयू ने अचंभे में सांस ली, जैसे अभी अभी सदमे से जागा हो। उसने अजीब भाव लिए जयान से लेकर उस दैत्य की ओर देखा, फिर मुंह बंद किया और खामोशी से घाटी से बाहर निकलते हुए मार्ग दिखाया। जयान ने ली फेयू की पीठ की ओर देखा और हंसते हुए तेजी से कदम बढ़ाए अपने मित्र के पास पहुंच गया। विशाल क्रूक सोल उसके पीछे पीछे चल रहा था। जयान ली फेयू की सावधानी से बेहद प्रसन्न था, क्योंकि दोनों एक दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करते थे और यही कारण था कि वे इतने करीबी दोस्त बन सके। उनकी चाल बेहद तेज थी और पलक झपकते ही वे घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही ली फेयू ने जंगल में कदम रखने के लिए पैर उठाया, जयान ने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और ली फेयू के कंधे को पकड़ लिया, उसे आगे बढ़ने से रोकते हुए। तुम क्या कर रहे हो? ली फेयू आश्चर्य और असंतोष के मिश्रित भाव में पूछ बैठा। उसके दिल की बेचैनी भयंकर आग के समान थी। कोई आ रहा है और सिर्फ एक नहीं है, जयान ने हल्के स्वर में समझाया। ली फेयू चौंक गया और तुरंत अपनी इंद्रियों को केंद्रित किया, लेकिन लंबे समय तक कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसकी आंखों में शक झलक रहा था। उसने जयान की ओर देखा, लेकिन जयान ने उसकी नज़रों को अनदेखा किया और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। तुम, जैसे ही ली फेयू मुंह खोलने ही वाला था, जयान ने अचानक उंगली उठाई और उसे होठों पर रखकर चुप रहने का संकेत दिया। ली फेयू ने भौहें तानी। हालांकि वह बहुत अनिच्छुक था, आदत के बल पर उसने जयान की बात मानी और चुप रहा। काफी समय बीत गया। इस बार ली फेयू का चेहरा गंभीर हो गया और उसने आश्चर्य से सिर घुमाकर जयान को देखा। उसने अंततः कई कदमों की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में एक समूह वहां मौजूद है। एन्फोर्सर सन, इस जंगल के पास एक विशाल घंटी आकार की घाटी और एक छोटी सड़क है। लगता है ये वही गॉड हैंड वैली है जिसकी सूचना वाइस कमांडर ने दी थी। जंगल की दिशा से एक तेज आवाज़ गूंजी। सही, मानचित्र और इस विशाल घंटी आकार की घाटी के अनुसार कोई गलती नहीं है। यही स्थान है। ध्यान रहे, कमांडर ने स्पष्ट आदेश दिया है। हम दिव्य डॉक्टर को जिंदा पकड़ेंगे। किसी को भी उसे चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उस व्यक्ति के साथ गैंग के नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। समझे? एक और तेज आवाज़ गूंजी, जैसे माँ अपने बच्चों को आदेश दे रही हो। हाँ हाँ, एक साथ कई पुष्टिकरण की आवाज़ें गूंजी और जवाब देने वाली आवाज़ों से पता चला कि वहाँ 10 से अधिक लोग थे। उनकी श्वास नियंत्रण क्षमता काफ़ी मजबूत थी, जिससे वे सभी मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ प्रतीत होते थे। उस नीले चोगा वाले एन्फोर्सर के अलावा बाकी फेरेल वुल्फ गैंग के सभी एलीट हैं। नीले चोगा वाला एन्फोर्सर हमारे सेक्ट के प्रोटेक्टर्स के समान है, जबकि एलिट्स अंदरूनी शिष्यों के समान हैं, ली फेयू ने नीची आवाज़ में जयान को समझाया। ली फेयू जानता था कि उसका अच्छा मित्र कभी भी सेक्ट की समस्याओं में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाता, इसलिए उसने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि जयान इतनी दूर से कदमों की आवाज़ कैसे सुन पाया। इसके बजाय उसने समय का उपयोग करते हुए स्थिति और उनके परिचय को समझाया, ताकि जयान सतर्क रहे। जयान ने जैसे ही ली फेयू की बात सुनी, वह तुरंत समझ गया कि वह क्या बताना चाहता है। उसने हल्की मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे के भाव से ऐसा प्रतीत हुआ कि जयान बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। ली फेयू और अधिक बेचैन होने लगा। मेरी वर्तमान शक्ति के आधार पर मैं उस नीले चोगा वाले एन्फोर्सर से सीधे एक एक करके लड़ाई नहीं कर सकता, और उनके चारों ओर एलिट्स हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे पास आमतौर पर कई चालाक योजनाएं होती हैं, तो जल्दी से जो भी विचार हैं उन्हें बताओ, वरना कार्रवाई के लिए बहुत देर हो जाएगी। ली फेयू का वाक्य बहुत तेज था, क्योंकि लोग पहले ही जंगल में प्रवेश कर चुके थे और उनकी ओर बढ़ रहे थे। अगर नहीं, तो पहले हम अस्थायी रूप से छिप जाएं, दुश्मन के अग्रदूत से बचते हुए। ली फेयू ने एक अच्छा सुझाव दिया, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जयान का उसे मानने का कोई इरादा नहीं था। क्रूक सोल, उस नीले चोगा वाले एन्फोर्सर के अलावा, मैं चाहता हूं कि तुम जंगल में सभी को नष्ट कर दो। जयान ने सिर घुमाया और विशाल व्यक्ति की ओर ठंडी आवाज में आदेश दिया। क्या? ली फेयू हैरान रह गया, लेकिन उससे पहले कि वह संभलता, जयान के पीछे खड़ा विशाल दैत्य एक तूफान की गति से जंगल में दौड़ पड़ा। लगभग तुरंत ही फेरेल वुल्फ गैंग के सदस्यों की आवाजें गूंजने लगी, आए या कौन है? बकवास, यहाँ घात है। यह क्या राक्षस है? आर्ग, भागो जल्दी, आर्ग। चौंकाने वाली आवाजें जंगल में गूंजती रहीं और धीरे धीरे खौफनाक चीखों में बदल गईं। कुछ ही समय बाद वहां केवल खामोशी रह गई। ली फेयू विश्वास न कर पाने वाले चेहरे के साथ जंगल की ओर खाली निगाहों से देखता रहा। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई छोटा सा बच्चा उठाया जाता है। विशालकाय दैत्य ने नीले चोगा वाला आदमी अपनी एक हाथ में पकड़ लिया और जंगल से तेजी से बाहर चला गया। उसकी काया, जिस पर खून के धब्बे थे और हरे चोगा की चमक बिखर रही थी, बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे खिलता हुआ ताओ का फूल अपनी पूरी भव्यता में सामने आ गया हो।
जिससे ली फेयू ने ठंडी सांस खींची और जैसे ही विशाल दैत्य दोनों के सामने चला, उसने नीले चोगा वाले आदमी को जमीन पर फेंक दिया और थोड़ी ही देर बाद ली फेयू की नाक तक खून की तीखी गंध पहुंचने लगी, जिससे उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह अनायास पीछे हटते हुए अपने हाथों से एक रक्षा मुद्रा बनाने लगा। लेकिन विशाल दैत्य ने ली फेयू की क्रियाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधे जयान के पीछे खड़ा हो गया और खामोश हो गया, मानो कभी वहां से हिला ही नहीं हो। तभी जाकर ली फेयू ने धीरे से सांस छोड़ी और नीले चोगा वाले आदमी की ओर देखकर चुपके से जयान की ओर झांकते हुए अचानक हंसी छोड़ दी। अरे, तुम अब भी इतनी शांति से कैसे बने रह सकते हो? तो इसका कारण था कि तुम्हारी पीठ के पीछे कोई विशेषज्ञ था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे पूरे समय घबराने पर मजबूर किया। हालांकि वह सतह पर बहुत आरामदायक दिखाई दे रहा था, ली फेयू का हृदय भीतर से जोर से कांप रहा था और वह हरे चोगा वाले विशालकाय और जयान के बीच के संबंध के बारे में अनुमान लगाना शुरू कर दिया। और जयान जान गया कि ली फेयू क्या सोच रहा है, लेकिन उसने उसे समझाने का कोई इरादा नहीं किया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई और उसने शांत स्वर में कहा, यह नीला चोगा वाला एनफोर्सर शायद बहुत सारी जानकारी जानता है। इसको पूछताछ किसके द्वारा की जाएगी? मुझे लगता है कि तुम, डिवीजन हेड डिप्टी ली, मेरे मुकाबले इस कार्य में अधिक अनुभवी हो। क्या मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं? जयान ने सवाल को टालते हुए इस बात का इशारा किया कि वह विशाल दैत्य के बारे में ली फेयू को कोई परिचय नहीं देने वाला है, जिससे ली फेयू दिल ही दिल में चिंतित हो गया। लेकिन एनफोर्सर की पूछताछ के प्रति उसकी रुचि बहुत अधिक थी, इसलिए उसने जयान के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया, जैसे नदी में बहती नाव अपने प्रवाह के साथ चली जाए। ली फेयू ने नीले चोगा वाले आदमी को उठाया, जंगल में हल्का दौड़ लगाई और पूछताछ शुरू कर दी, जबकि जयान पास के घास के पैच पर आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद ली फेयू जंगल से उदास चेहरे के साथ बाहर आया। इतनी जल्दी क्यों? क्या कोई उपयोगी खबर मिली? जयान ने खड़े हुए बिना केवल भौहें उठाते हुए पूछा। हम्फ, वह डरपोक कायर, मैंने उससे कुछ भी नहीं किया और उसने पहले ही सब कुछ बता दिया। खबर दो हैं, एक अच्छी और एक बुरी। तुम पहले कौन सी सुनना चाहते हो? ली फेयू ने उदासीन तरीके से उत्तर दिया। पहले अच्छी खबर दो, कम से कम सुनने के बाद हमें खुशी होगी, जयान ने निष्पक्ष रूप से कहा। अच्छी खबर यह है कि तुम्हारा अनुमान फेरेल वुल्फ गैंग की योजना के बारे में सही था। सहायक बलों का कोई इरादा हमला करने का नहीं है, बल्कि वे घाटी को घेरने और अन्य पर्वत शिखरों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनकी मुख्य शक्ति तेजी से सेटिंग सन समिट की ओर बढ़ रही है ताकि आक्रामक हमला किया जा सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही कई महत्वपूर्ण चौकियों पर नियंत्रण कर लिया है। ली फेयू ने शांत स्वर में कहा, जैसे उसे उच्च स्तरीय अधिकारियों की सुरक्षा की परवाह ही न हो। अगर यही अच्छी खबर थी तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। बुरी खबर निश्चित रूप से बहुत भयानक होगी, जयान ने नाक रगड़ते हुए आत्मविश्वास से कहा। कॉय का मुंह, बिल्कुल सही। बुरी खबर यह है कि कई छोटे संप्रदाय जैसे मेटल स्पीयर एसोसिएशन और ब्रोकन वाटर सेक्ट फेरेल वुल्फ गैंग के आक्रमण में शामिल हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि हमारी 7 मिस्ट्रीट सेक्ट को एक निकटतम विनाश का सामना करना पड़ेगा। जयान सुनकर स्तब्ध रह गया, यह उसकी अपेक्षाओं के बिल्कुल परे था। हमें हमलावरों की संख्या की परवाह नहीं करनी चाहिए, सबसे अच्छा होगा कि तुम अपनी प्रिय और अनुयायियों के साथ मिलकर इस अराजक युद्ध की आड़ में यहाँ से चले जाओ। जयान ने शांत और तर्कसंगत सुझाव दिया। ली फेयू ने तुरंत अपनी सहमति जताई, क्योंकि यह योजना उसके लिए उपयुक्त थी। और वह आदमी, तुमने उसके साथ कैसे निपटा? जयान ने अचानक पूछा। मैंने उसे मार दिया। क्या तुम कह रहे हो कि हमें उसे साथ ले जाना चाहिए था? ली फेयू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। ये सुनकर जयान ने हल्की मुस्कान दी, एक हाथ जमीन पर रखकर बैठने की स्थिति से कूद गया और कहा, चलो, हमें किसी भी दुश्मन से बचने की कोशिश करनी चाहिए, और यदि असफल हों तो जो भी हमें खोजे उसे मार दो, किसी पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है। जयान की आवाज़ हल्की थी, लेकिन उसके शब्दों में असीमित हत्यारू प्रवृत्ति और रक्तपिपासा झलक रही थी। गॉड हैंड वैली से कुछ ली दूर एलेडर ली का प्रांगण लोगों से भरा हुआ था। वहां पुरुष और महिलाएं, जवान और बूढ़े, सभी थे जो मार्शल आर्ट्स में बिल्कुल भी पारंगत नहीं लग रहे थे और भयभीत भावों के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। काले चोगा में 2 व्यक्ति तलवारों और साबरों से लैस प्रांगण के पास चौकस रूप से खड़े थे। प्रांगण के अंदर लोगों की तुलना में वे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे थे। एक निवास के लिविंग रूम में 2 लोग चर्चा कर रहे थे। मैं बाहर लोगों को भेजने का विरोध करता हूँ। हमारी यहाँ सुरक्षा स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। अगर मैं लोगों को बाहर भेज दूँ तो क्या हमारी स्थिति और कमजोर नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मध्यम आयु का मोटा आदमी, जिसकी पेट बहुत बड़ा था, तेजी से सिर हिला रहा था और ठोस विरोध व्यक्त कर रहा था। लेकिन हमें यह नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। अगर हम लोगों को जांच के लिए नहीं भेजेंगे तो क्या यह अपने आप को अंधा करने के समान नहीं होगा? ये बहुत निष्क्रिय है। विरोध करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मां रोंग एलेडली का प्रिय शिष्य था। निष्क्रिय? तो ठीक है, बाहर जो कुछ भी होगा उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और मेरे लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।
ये स्थिति में सबसे सुरक्षित जगह है। क्या तुम मुझसे आदेशों का विरोध करने जा रहे हो? मोटा आदमी अपनी छोटी आंखें पलक झपकाते हुए सोने के रंग की कमान निकालता है और मारोंग के सामने घमंड से हिलाता है। मारोंग ने मोटे आदमी की ओर देखा, फिर कमान की ओर। उन्होंने आह भरी और हाथ जोड़ते हुए कहा, छोटा, मैं साहस नहीं कर सकता। मैं आपके सम्मानीय आदेशों का पालन करूंगा। ये कमांड मेडलियन बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी के पास सीधे सेक्ट लीडर वान का व्यक्तिगत अधिकार हो। इसे रखने का मतलब था कि उसके द्वारा किसी भी अनुयायी को आदेश दिया जा सकता है जिसकी रैंक एक एल्डर से नीचे हो, और यह मोटा आदमी उसी भरोसेमंद सहायक में से था जिसे माना जाता था कि वह सेक्ट लीडर वान का करीबी चचेरा भाई था। इसलिए सेक्ट लीडर वान के किसी भी आदेश या संदेश को यह आदमी ही संप्रेषित करता था। हाल ही में सेक्ट लीडर वांग ने इस कमांड मेडलियन को जल्दबाजी में सौंपा था, इस भरोसेमंद मोटे आदमी का उपयोग करते हुए कि वह एल्डरली से, जो पर्वत की चोटी पर थे, कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करें। लेकिन आदेश पहुंचाने के बाद यह मोटा आदमी महसूस कर रहा था कि सूर्यास्त के तुरंत बाद लौटना अत्यंत थकाऊ होगा, इसलिए उसने अपनी विश्वासपात्रता का लाभ उठाते हुए एल्डरली के महल में ठहरकर थोड़ा आराम करने का निर्णय लिया। एल्डरली मजबूरी में उसकी अनुमति देने को तैयार हो गए क्योंकि उन्हें उस पर गुस्सा करने का साहस नहीं था और उन्होंने जांग शियुए और अन्य कुछ अनुयायियों को सूर्यास्त होते ही उसे नीचे उतराने का जिम्मा सौंप दिया। लेकिन थोड़े ही समय में फेरेल वुल्फ गैंग के हमले के कारण पर्वत की चोटी पर भयंकर परिवर्तन हुए। इस मोटे आदमी की कायरता अतुलनीय थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अकेले लौटने के लिए तैयार नहीं था, और प्रांगण में मौजूद लोग, जो 7 मिस्ट्री सेक्ट के अनुयायियों के परिवार सदस्य थे, ज़्यादातर मार्शल आर्ट्स से अनजान थे और अपनी अक्षमता के कारण जैसे ही अराजकता की आवाज़ पहुंची, वे भय से अपने आप को खो बैठे। वे क्या कर सकते थे? सौभाग्य से मारोन काफ़ी निर्णायक था और उसने तुरंत ली फेयू द्वारा नियंत्रण में छोड़े गए 20 अनुयायियों की मदद मांगी और सभी को इकट्ठा किया, जिससे वे रात के अंधेरे में भागने या किसी दुर्घटना का शिकार होने से बच गए। ये स्थान पर्वत मार्ग पर बहुत दूर और अलग था, इसलिए वहां मौजूद लोग बाहर हो रही घटनाओं को समझ नहीं सकते थे। भले ही उन्होंने अलार्म और युद्ध की तेज आवाज़ें सुनी हो, अंततः ये सब शोर बाहर हुई घटनाओं का हिस्सा था। वे यह नहीं समझ पाए कि वास्तव में क्या हो रहा है। इसलिए मारोन ने जल्दी से स्थिति का विश्लेषण किया और कुछ लोगों को बाहर भेजकर समाचार इकट्ठा करने की योजना बनाई। लेकिन उस समय यह मोटा आदमी, जो मार्शल आर्ट्स में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था, झूठे बहाने बनाकर उनकी योजना को रोकने लगा और कमांड मेडलियन का उपयोग करते हुए मारोन के नियंत्रण वाले आउटर सेक्ट के कनिष्ठ अनुयायियों पर अपना अधिकार हड़प लिया। इसके बाद उसने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपनी जान बचाने की योजना बनाई। मारोन जानता था कि दुश्मन के बारे में सही जानकारी का होना कितना महत्वपूर्ण है। उसने कई बार इस मामले पर मोटे आदमी से चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन मोटा आदमी इतना डरपोक था कि उसे कोई परवाह नहीं थी। चूंकि वह सेक्ट लीडर वान के कमांड मेडलियन का दुरुपयोग कर रहा था, मारोन को व्यक्तिगत रूप से जांच करने की अनुमति तक नहीं दी गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मोटा आदमी मारोन को अपनी जीवन सुरक्षा के लिए निजी रक्षक समझता था। इस प्रकार मारोन लिविंग रूम के भीतर गर्म तवे पर बैठे बिल्ली की तरह चिंतित और घूमते हुए था, फिर भी वह इस मूर्ख मोटे आदमी के पीछे चल रहा था। 7 मिस्ट्रीज सेक्ट में जो लोग आदेशों का उल्लंघन करते और बिना अनुमति कार्रवाई करते थे, उन्हें सख्त अनुशासन का सामना करना पड़ता था। हल्के अपराध पर साधना नष्ट करने और सेक्ट से निष्कासन की सजा होती थी, लेकिन गंभीर अपराध करने वाले के लिए जीवन बचाना मुश्किल था क्योंकि केवल एक सजा उपलब्ध थी, सिर धड़ से अलग करना। मारोन पूरी तरह से जानता था कि बाहर हो रही विश्व उलटफेर वाली घटनाएं शायद सेक्ट के लिए जीवन और मृत्यु का मामला बन सकती थी, लेकिन वह एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता था। इस समय मारोन चाहता था कि वह इस तथाकथित वरिष्ठ को मौत की मार दे सके। इसी बीच जयान और ली फेयू को बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए वे जल्दी से एल्डरली के आवास की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने कई डाकुओं से सामना किया और या तो उन्हें चकमा देना पड़ा या अपने रास्ते से हटकर भागना पड़ा। उन्होंने अपनी उपस्थिति को छिपाने की पूरी कोशिश की। जब वे एल्डरली के आवास से केवल एक लीड दूर थे तो वे सीधे काले वस्त्र पहने लोगों के एक समूह में टकरा गए और इस प्रकार अपनी उपस्थिति को छिपा नहीं पाए। यह उनका दुश्मन के साथ पहला सामना था। वर्तमान में 10 से अधिक काले वस्त्रधारी लोग स्टील की सबरों के साथ खड़े थे और उन्होंने जयान, ली फेयू और क्रूक सोल को चारों ओर से घेर लिया। पैर की चाल का निरीक्षण करते हुए जयान ने देखा कि जिनके आस्तीन पर केवल एक सफ़ेद रेखा कड़ी हुई थी, वे समूह के सबसे कमजोर सदस्य थे और अधिकांशता उन्हीं की थी। 2 सफ़ेद रेखाओं वाले मार्शल आर्ट्स के लोग थोड़े मजबूत थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वे थे जिनके आस्तीन पर 3 सफ़ेद रेखाएं थीं। ये स्पष्ट था कि चेहरे पर दाग वाला आदमी इस समूह का नेता था। चेहरे पर दाग वाले नेता ने घेरा बनाया और घिरे हुए लोगों को गौर से देखा और भीतर से कुछ भ्रमित महसूस किया। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि उस तरह के बीच खड़े ली फेयू के बाल अस्त व्यस्त और चेहरे पर मिट्टी थी। वह पहाड़ी के किसी बावर्ची की तरह लग रहे थे। जयान की आंखें भावहीन थीं और उनकी त्वचा गहरी थी, मानो वे किसान हो और मार्शल आर्ट से अनजान हो, लेकिन उनकी विशाल बनावट ने दबाव पैदा किया।
उनके पास बांस की टोपी थी और उनके पीछे खून से सना क्रूप सोल खड़ा था। साथ खड़े ये तीनों किसी भी प्रकार से वहां के माहौल में फिट नहीं हो रहे थे। चेहरा दाग वाला नेता, जो जिंदगी में अनुभवशाली था, थोड़ा चकित था। उसने अपने अधीनस्थों की ओर देखा और उन्हें संकेत दिया कि वे सतर्क रहें। फिर उसने विरोधियों की ओर जोर से चिल्लाया, तुम कौन भी हो, 7 मिस्ट्रीज एक्ट पहले ही गिर चुकी है। आत्मसमर्पण करो और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। ज़यान मुस्कुराया, ली फेयू की ओर मुड़ा और कहा, इसे कौन संभालेगा? याक्रूब सोल को ही इसे निपटाने देना बेहतर रहेगा। ली फेयू ने उसके शब्द सुने और उसकी आंखों में खतरे की चमक झलकी। उसने गंभीरता से उत्तर दिया, इनके वस्त्रों से लगता है कि ये ब्रोकन वाटर सेक्ट के निम्न स्तरीय अनुयायी हैं। मैं लंबे समय से फेरेल वुल्फ गैंग के डाकुओं का शिकार करता रहा हूँ। मुझे इन पर अपना क्रोध निकालने दो, और वैसे भी इनके हथियारों का उपयोग मुझे करना है। ली फेयू के बोलते ही दुश्मन की सेनाएं इंद्रधनुष की तरह फैल गईं। एक झपकी में ली फेयू पहले ही सबसे नज़दीकी काले वस्त्रधारी के सामने आ चुका था। काले वस्त्रधारी ने आश्चर्यचकित होकर लगभग अपनी स्टील की सबर उठाना भूल गया, लेकिन उसने देखा कि उसका हथियार अब उसके हाथ में नहीं बल्कि उसके दुश्मन के हाथ में है। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज रोशनी की रेखा उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। तेज, चालाक और बिजली की तरह कुशल आंदोलनों की एक श्रृंखला के साथ ली फेयू ने चोरी किए गए सबर से ब्रोकन वाटर सेक्ट के कई अनुयायियों को मार दिया, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते। बचे हुए लोगों के चेहरे बदलने लगे, विशेष रूप से दाग वाले नेता का, क्योंकि उसका मार्शल आर्ट्स अन्य लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली था और उसका हृदय सबसे अधिक डूब गया। उसने पिछली आपदाओं का अनुभव याद किया और तुरंत आदेश दिया, सब लोग पीछे हटो, बिखर जाओ, जल्दी से संकेत भेजो और विशेषज्ञों को बुलाओ। इस आदेश ने अन्य काले वस्त्रधारी लोगों का ध्यान खींचा और वे तेजी से पीछे हट गए। उनके मूल गोल घेरे की स्थिति के कारण वे सभी दिशाओं में भाग गए। कुछ बगल में भागते हुए अपने बोसों से कुछ निकाल रहे थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने उस तथाकथित संकेत को निकाल लिया। 2 सफ़ेद रेखाओं वाला एक काले वस्त्रधारी सबसे तेज भागा। कुछ ही कदमों में वह कई झांक दूर भाग चुका था। उसने चुपचाप आनंद लिया, सोचते हुए कि जीवन बचाने में कुछ आशा है, लेकिन उसने अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी अनुभूति को नहीं देखा। आधा इंच लंबा बिंदु उसके एडम्स एप्पल में घुस गया और तुरंत बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। ये देखकर वह चौंक गया और आश्चर्य से भर गया। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसने अपने शरीर को महसूस ही नहीं किया। अपनी सारी शक्ति खो दी, वह बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह अब एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता था। उस समय उसे एहसास हुआ कि उसकी गला में अचानक एक तलवार घुस गई थी। ये काले वस्त्रधारी व्यक्ति असहमत महसूस कर रहा था। उसने सबसे दूर भागकर बचने का प्रयास किया था, तो इतनी जल्दी कैसे मर सकता था? उसने कठिनाई से अपना सिर मुड़ा और मृत्यु के मुहाने पर खड़े होकर देखा कि दूसरी सबसे दूर काले वस्त्रधारी के पीछे एक बेतरतीब छाया दिखी। एक हल्की तलवार की तरह झपकी के साथ वह छाया चमकी और गायब हो गई। इसके बाद एक और संप्रदाय का अनुयायी आया और फिर वही सफ़ेद रोशनी चमकी। तलवार ने फिर एक अनुयायी की गर्दन को चीर दिया। उनकी लाशें खून से लथपथ घास पर गिर गईं। इस छाया की हत्याओं को देखकर काले वस्त्रधारी ने मुस्कुराया और अपनी मौत को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जान गया कि वह अकेला नहीं मरेगा, जल्द ही उसके साथ कई और लोग भी होंगे। वह छाया एक राक्षस की तरह थी और ऐसा लग रहा था कि कोई भी काले वस्त्रधारी अनुयायी इस राक्षस के पकड़ से बच नहीं पाएगा।